अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर्स कॉर्नर। और दोस्तों आज अब डिस्कस करेंगे एस.टी. कॉलरिज की एक फ़ेमस पोएम कुबले ख़ान और अ विजन इन अ ड्रीम अ फ्रेगमेंट। ठीक है जी। तो दोस्तों ये पोएम एस.टी. कॉलरिज ने लिखी तो 1797 में थी, लेकिन इसको पब्लिश उन्होंने 1816 में किया। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो आएँ शुरू करते हैं इस पोएम को। अच्छा, इस पोएम का थोड़ा सा मैं आपको एक इस टाइटल के बारे में बता देता हूँ, कुबला ख़ान और अ विजन इन अ ड्रीम अ फ्रेगमेंट। दोस्तों ये पोएम जो थी, उन्होंने जब एक एस.टी. कॉलरिज ने ये पोएम पढ़ी थी, जब वो इस पोएम के बारे में जब उन्होंने लिखा तो उस रात उन्होंने ओपियम ड्रग जो थी वो भी उन्होंने ली हुई थी और उस रात को वो सोए थे। दरअसल उन्होंने उस वक्त एक जगह है ज़ेनेडू, जिसको शंगडू भी कहते हैं, उस जगह के बारे में वो पढ़ रहे थे। ठीक है। और ये जगह जो थी ना, ये महल था किनका, मंगोल जो रूलर्स थे ना, एम्परर ऑफ चाइना वगैरह की। तो चंगेज़ ख़ान के उनकी किताबें वगैरह पढ़ रहे थे। तो उसी रात को जब ये सोए तो उन्होंने इस ख्वाब देखा अपना, और उस ख्वाब को इन्होंने कंपोज करने की कोशिश की। और अचानक, और ये पोएम जो है, बहुत से क्रिटिक कहते भी हैं कि ये पोएम इनकम्प्लीट है क्योंकि कॉलरिज इंटरप्ट हो गए थे कि एक अचानक से एक चांस विज़िटर उनके घर आया ना, तो वो इंटरप्ट हो गए थे और उन्होंने ये पोएम इनकम्प्लीट ही छोड़ दी। तो आइए डिस्कस करते हैं इस पोएम को। तो चलिए शुरू करते हैं। इन ज़ेनेडू डिड कुबला ख़ान अ स्टेटली प्लेजर डूम डिक्री, कि ज़ेनाडू में कुबला ख़ान ने एक ख़ूबसूरत, एक स्टेटली, एक नफीस और ख़ूबसूरत महल, डूम कहते हैं महल को, डिक्री बनाने का ऑर्डर दिया। डिग्री का मतलब है टू गिव ऑर्डर, सही है। वेयर एल्फ, जहाँ एल्फ नाम की नदी, ये दोस्तों एक फिक्शनल रिवर है, ठीक है। द सैक्रेड रिवर रैन, जहाँ पे एक पाकीज़ा दरिया बह रहा था, ठीक है। थ्रू कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन, गुफाओं से होता हुआ, और जो इंसान की सोच से बिल्कुल मेजरलेस है, ठीक है। जो इंसान इसको इस पानी को मेजर ही नहीं कर सकता, ठीक है। डाउन टू अ सनलेस सी, और इस समंदर पे जो है ना, सूरज की रोशनी नहीं पड़ती थी, ठीक है। सो ट्वाइस 5 माइल्स ऑफ फर्टाइल ग्राउंड, सो ट्वाइस 5 माइल्स ऑफ फर्टाइल ग्राउंड का मतलब है दोस्तों कि सो ट्वाइस 5 माइल्स, इसका मतलब है कि 10 मील, यानी 5 2 10, तो 10 मील की फर्टाइल ज़मीन, यानी जहाँ पे अनाज वगैरह वो किया होता है, फर्टाइल लैंड है ना, तो फर्टाइल ग्राउंड है वो 10 मील तक है। विद वॉल्स एंड टावर्स वर गिल्डेड राउंड, जिसको दीवारों और टावरों ने चारों तरफ से घेरे हुए। गिल्डल दरअसल घेरा हुआ को कहते हैं, या एक कमरबंद भी जो होती है, जो चारों तरफ से घेरी हुई होती है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि विद वॉल्स एंड टावर्स वर गिल्डेड राउंड, जिसको दीवार और टावर्स ने जो है घेरा हुआ था इस फर्टाइल ग्राउंड को, ठीक है। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइड विथ सिनुअस रिल्स, और यहाँ पे दोस्तों बगीचे भी थे, एक ख़ूबसूरत किस्म के बगीचे भी थे। और जहाँ पे इन्होंने कहा कि ब्राइड विथ सिनुअस रिल्स, और सिनुअस रिल्स कहते हैं एब्रप्ट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, यानी अचानक से एक बहता हुआ पानी क्या होता है, या यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो छोटे मोटे नाले वगैरह भी होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे फर्टाइल, उसके साथ जो थे गार्डन्स भी थे, बहुत सारे प्यारे प्यारे बगीचे भी थे, और उसके साथ बहता हुआ पानी भी था। वेयर ब्लॉसम्ड मैनी एंड इंसेंस बियरिंग ट्री, और जहाँ पे खुशबूदार किस्म के दरख्त भी थे जिनसे खुशबू आती थी। एंड हेयर, और यहाँ पे वर फॉरेस्ट एंशियंट एज द हिल्स, और यहाँ पे जो जंगल थे वो इतने पुराने थे जैसे चोटियाँ पुरानी, पहाड़ जो पुराने, उसकी तरह जंगल भी पुराने थे। इनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, इनफोल्डिंग कहते हैं घेरा हुआ होना, यानी उस सब्ज़े को या उस हरियाली को, जहाँ पे ये जो दरख्त हो गए, यहाँ पे नाले हो गए, बगीचे थे, खूबसूरत दरख्त थे, जंगलात थे, उनको घेरा हुआ था
उस सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी ने, यानी उस सब्ज़े या हरियाली पे सूरज की रोशनी पड़ रही थी चारों तरफ से। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं बट लेकिन द डीप रोमांटिक chasm which slanted down the green hill earthward a sudden cover। इसका मतलब है कि लेकिन ये एक डीप जो रोमांटिक सी कैज़म है, जो एक खाई है। रोमांटिक कैज़म दरअसल ये एक इसको कह सकते हैं कि कैज़म का मतलब होता है अ बॉटमलेस पिट और एन एब्सिस, या आप ये भी कह सकते हैं कि अ वेरी डीप नैरो ओपनिंग इन रॉक आइस और द ग्राउंड। यानी कैज़म एक कटी हुई खाई होती है, विच स्लैंटेड जो एक तिरछी कटी हुई है, डाउन द ग्रीन हिल उस सब चोटी के नीचे, अक्रॉस अर्थवर्ड का मतलब है आर पार चारों तरफ, अक्रॉस अ सर्डन कवर जिसको सर्डन दरख्त ने घेरा हुआ था। अब ये उस खाई की बात करें, यानी यहाँ पे वो उस सैक्रेड रिवर की तरफ दोबारा आ गए हैं। अब यहाँ पे आगे इसकी बात करते हैं, दोबारा इन लाइनों को देखते हैं। बट ओह दैट डीप रोमांटिक कैज़म विच स्लैंटेड डाउन द ग्रीन हिल अर्थवर्ड अ सर्डन कवर के, यानी जहाँ पे चारों तरफ से वो जो सब्ज चोटी थी उसको जो सिडन के जो दरख्त थे उन्होंने उस डीप रोमांटिक कैज़म को जो तिरछी कटी हुई थी उसको अर्थवर्ड यानी अक्रॉस चारों तरफ से घेरा हुआ था। अ सैविज प्लेस, कितनी खूबसूरत प्लेस है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ये जो कॉलरेज है एसटी कॉलरेज, इन्होंने ये तो अपने वो क्या कहते हैं कि सुपरनैचुरल एलिमेंट वाला फैक्टर इनमें मौजूद है, जो हॉरर मूवमेंट, एक हॉरर सा एक क्या कह सकते हैं कि एक हॉरर मूवमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो वो कहते हैं अ सैविज प्लेस, एक खूबसूरत जगह। एज होली एंड एन्चेंटेड, जो इतनी ही पाक, सही है, पाकीज़ा और एन्चेंटेड है, यानी जो मुझ पे जादू कर चुकी है, जिसने मुझ पे जादू कर दिया है। एज एवर बीनीथ अ वेनिंग मून वॉज हॉन्टेड बाय वुमेन वेलिंग फॉर हर डीमन लवर। इस लाइन, इन दो लाइनों का मतलब है कि यानी वेनिंग मून का मतलब होता है, वेनिंग कहते हैं मध्यम, ठीक है, ऑब्सक्योर या फेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वेनिंग दरअसल एक श्रिंक भी हो रहा होता है, यानी कम होना, मध्यम होना। तो ये कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि एक औरत जो अपने डीमन लवर, अपने बेवफा आशिक के लिए उस मध्यम मून के नीचे बैठी हुई है और वो रो रही है। यानी ये एक बड़ा हॉरर सा एलिमेंट यहाँ पे दिया है उन्होंने। और कहते हैं एंड फ्रॉम दिस कैज़म, और उस खाई से, विथ सीजलेस टर्मोइल सीदिंग, सीजलेस कहते हैं ना रुकता हुआ, यानी फ्रीक्वेंटली, टर्मोइल कहते हैं आवाज़ करता, अफरा तफरी से, सीदिंग यानी पानी आवाज़ करता हुआ बह रहा था फ्रीक्वेंटली उस कैज़म से। अब सोचें, वो तिरछी कटी हुई जो कैज़म है उससे भी पानी आ रहा है, और उस माहौल में एक वुमेन है वो रो रही है अपने बेवफा आशिक के लिए, और विनिंग मून है, एक मून का नज़ारा भी आप ज़रा नोट करें, वो भी ऑब्सक्योर हो रहा है, ठीक है। और कहते हैं एज, इस तरह लगता है कि इफ़ दिस अर्थ इन फास्ट थिक पैंट्स वर ब्रीदिंग, और ऐसा लगता है कि जो ज़मीन है वो तेज़ी से हाँप रही हो, ठीक है। अ माइटी फाउंटेन, एक ताकतवर एक फुआरा, मोमेंटली वास फोर्स्ड, एक लम्हे के लिए वो बहता था, ठीक है। amid whose swift half intermittent burst huge fragments vaulted like rebounding hail। इसका मतलब है कि और उधर जो है ऐसा माहौल था, उस फुआरे को वो दरमियान से ऐसा था कि वो मतलब उससे जो पानी था वो एकदम निकलता था और फिर रुक जाता था, और उस पानी के जो फ्रैगमेंट्स थे, उस पानी के जो टुकड़े थे वो इतने गोल गोल थे, और ऐसा लगता था कि जैसे बर्फ़ के गोले की तरह वो पानी शुरू होता था, मतलब निकलता था, बर्स्ट होता था और फिर रुक जाता था। और चेफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशर्स फ्लेल, और कहते हैं कि ऐसे लगता था कि जैसे अनाज की जो दाने होते हैं, जब उनको थ्रेशर यानी ये फ्लेल जो है, ये वो टूल है जहाँ जिससे थ्रेशर किया जाता है, तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि जब उससे जो वो एडिबल ग्रेन होता है ना, सेपरेट कर रहे होते हैं। द थ्रेशिंग का मतलब होता है द एक्ट ऑफ सेपरेटिंग द एडिबल ग्रेन फ्रॉम द
इनएडिबल ग्रेन, या चैफ भी कह सकते हैं इसको दूसरे मानों में, कि जो अनाज से जो फजूल से दाने होते हैं उनको जब हम हटाते हैं तो उस टूल की बात कर, ऐसा लगता है कि वो पानी उससे ऐसा निकल रहा था। यानी यहाँ पे वो एक तरह से सिमिली यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर कहते हैं, आगे कहते हैं एंड मिड, किधर गया, हाँ, and mid these dancing rocks at once and ever it flung up momently the sacred river। और ऐसा लगता है कि जो डांसिंग चट्टानें थी, जो डांसिंग रॉक्स थी, इनसे वो पानी एक लम्हे के लिए उछलता था। फ्लंग अप कहते हैं उछलता था, फूट पड़ता था उस सैक्रेड रिवर से, उस सैक्रेड रिवर का जो पानी था। फिर कहते हैं five miles meandering with a mazy motion through wood and dale the sacred river ran। कहते हैं कि वो 5 मील तक वो पानी जो था वो क्या जिगजैग, मैजी मोशन कहते हैं जिगजैग करता हुआ, ट्विस्ट करता हुआ, meandering कहते हैं ट्विस्टिंग, जिगजैग करता हुआ वो बह रहा था। किससे? थ्रू वुड यानी जंगल से, एंड डेल और वादी से, वैली वगैरह से वो सैक्रेड रिवर बह रहा था। यानी इस ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन को आप देखें जो एस.टी. कॉलरिज यहाँ पे क्रिएट करना चाहता है। देन रीच द कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन, और फिर वहीं शुरू वाली बात करता है कि फिर वो पानी गुफा से होता हुआ जाता है और ये इंसान की सोच से बिल्कुल दूर है, यानी मेजरलेस है। और कहते हैं कि and sank in tumult to a lifeless ocean, and mid this tumult Kubla heard from far। अब ancestral voices prophesizing war, इसका मतलब है कि वो पानी फिर डूब जाता था किस में? एक शोर, एक आवाज़, एक कमोशन, एक नॉइस करते हुए पानी में, समंदर में, जो एक लाइफलेस है, बहुत ही गहरा है, ठीक है, डीप है। और इसी अफरा तफरी और इसी एक शोर की आवाज़ से कुबला खान सुनता है अपने अबाव अजदाद की जंगों की आवाज़ें, ठीक है। ये जो पानी जो टमल्ट एक नॉइस सा क्रिएट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एस.टी. कॉलरिज कहना चाहते हैं कि कुबला खान उस शोर से, वो नॉइस जो थी, वो जो बेचैनी का जो पानी का जो कमोशन है या जो नॉइस है, उससे कुबला खान सुनता है अपने एंसेस्ट्रल वॉइसेस, अपने अब्बाओ अजदाद की प्रोफेसाइजिंग वॉर यानी उनके जंगों की आवाज़ें, ठीक है। कहते हैं द शेडो ऑफ द डूम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स। अब आगे कहते हैं दोस्तों, इन दो लाइनों का मतलब है कि द शेडो ऑफ द डूम ऑफ प्लेजर, कि उस जो महल का जो अक्स था वो फ्लोटेड, वो बहता था, मिडवे ऑन द वेव्स, उस पानी पे। सोचें, इस डिस्क्रिप्शन पे ज़रा गौर करें एस.टी. कॉलरिज की। वो कहता है कि ये जो शेडो है, ये जो उस महल की जो कुबला खान ने ऑर्डर किया था, वो बनाया था, उसकी जो अक्स है, उसका जो अक्स है वो बह रहा है, फ्लोट कर रहा है, बह रहा है किस पे? उन वेव्स पे, जो वो सैक्रेड रिवर की वेव्स है उन पे। और कहते हैं वेयर वाज हर्ड द मिंगल्ड मेजर फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स, और उससे सुनी जा सकती थी एक मिक्स आवाज़। मिंगल कहते हैं मिक्सचर, किसकी? फुवारे की, फाउंटेन की और केव्स में, उससे जो मिली जुली आवाज़ निकलती ना, वो आवाज़ अब सुन सकते थे। इट वाज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस, अ सनी प्लेजर डूम विद केव्स ऑफ आइस। इन दो लाइनों का मतलब है कि ये एक मिरेकल है, ये करिश्मा है, सही है, ये एक करिश्मा है और एक रेयर डिवाइस है, यानी ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। क्या नहीं होता? अ सनी प्लेजर डूम, कि उस महल पे, उस प्लेजर सा जो महल है, खूबसूरत महल पे, जहाँ पे सूरज की जो किरणें हैं वो भी पड़ रही हैं और साथ में उसके साथ बर्फ़ की जो गार हैं वो भी हैं, यानी तभी तो उन्होंने कहा कि इट वाज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन से, यानी उनका एक ये फैक्टर भी था ना कि एक उन्होंने इमेजिनेशन की भी 2 टाइप्स दी थी, कि प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। अब ज़रा सोचें कि सूरज की रोशनी भी हो और साथ में बर्फ़ के गार भी हों, यानी फिर तो पिघल जाते ना, या वो तो पिघल नहीं थे,
थोड़े थोड़े होते लेकिन नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी सेकेंडरी इमेजिनेशन से उन्होंने इस चीज़ को एक न्यू वे दिया, एक नए तरह से डिपेक्ट किया। और अपनी इस पोइटिकल लाइन में कहती भी हैं कि इट वाज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस। ऐसा होता नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको डिपेक्ट करने की कोशिश की। फिर आगे लाइनों में कहते हैं कि अ डैमसिल विद अ डलसिमर, कि एक दोशीज़ा, एक खूबसूरत लड़की, डैमसिल कहते हैं एक ब्रिलियंट और एक प्रिटी गर्ल, ठीक है, जो क्या करती है अपने डलसिमर, डलसिमर कहते हैं एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसके हाथ में, और इन अ विजन वंस आई सा, और उसे मैं अपने ख्वाब में देखता हूँ। अब यहाँ पे सोचें कि मतलब वो किस जगह से किस जगह आ गए हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अ डैमसिल विद अ डलसिमर इन अ विजन वंस आई सा, कि एक खूबसूरत लड़की जिसके पास एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था उसको मैंने अपने ख्वाब में देखा। इट वाज एन एब्सिनियन मेड, और ये एक एब्सिनियन मेड थी, ये इथोपिया का एक पुराना नाम है, तो ये लड़की वहाँ की थी। एंड ऑन हर डलसिमर शी प्लेड, और वो अपना डलसिमर, वो अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ये गिटार की तरह से इसकी शेप होती है, ये कुछ इस तरह का होता है, ये वो उसे बजा रही थी। शी प्लेड सिंगिंग ऑफ माउंट एबोरा, और उस पे वो गा रही थी माउंट एबोरा का गाना, ठीक है। कुड आई रिवाइव विद इन मी, कि काश मैं उसे याद कर सकता, क्योंकि ये उसका ख्वाब है ना, उससे ख्वाब आधा भूला हुआ है, तो कहता है कुड आई रिवाइव विद इन मी हर सिम्फनी एंड सॉन्ग, उसकी आवाज़, सिम्फनी कहते हैं उसकी आवाज़, एंड सॉन्ग और उसका गाना, काश मैं इसको याद कर पाता। सही है, सिम्फनी कहते हैं पीस ऑफ म्यूज़िक, उसका जो गाने का जो उसने कुछ गाया था, उसने उसके ख्वाब में कॉलेज के, तो वो कहता है कुड आई रिवाइव विद इन मी हर सिम्फनी एंड सॉन्ग टू सच अ डीप डिलाइट, जो एक डीप डिलाइट थी मेरे लिए, जो एक गहरी खुशी थी, इट वुड विन मी, जिसने मुझे जीत लिया था। और कहते हैं दैट विद म्यूज़िक लाउड एंड लॉन्ग आई वुड बिल्ड दैट डूम इन एयर, और अगर मैं वो गाना सुनता वो लंबी देर तक, तो मैं इस महल को हवा में ही बना लेता, ठीक है। दैट सनी डूम, इस पे, ये इस खूबसूरत महल पे जिस पे सूरज की किरणें पड़ रही हैं, दोज केव्स ऑफ आइस, और वो बर्फ़ के जो गार हैं, एंड ऑल हु हर्ड शुड सी देम देयर एंड ऑल शुड क्राई बीवेयर बीवेयर, और जो भी मतलब इस पोइट्री को पढ़ रहे और जो भी उस महल को देखता, ठीक है, या जो इन लाइनों को पढ़ रहे हैं या जो उस महल को देखता है, इसकी दो मीनिंग निकलते हैं, कि जो इन लाइनों को पढ़ रहे हैं या जो उस वक्त वो जो गुंबद, वो जो एक महल है जिसको मैं हवा में ही प्रोड्यूस कर लेता, तो उसको लोग देख के तो वो चिल्लाते और कहते बिवेयर बिवेयर हिज फ्लैशिंग आइज हिज फ्लोटिंग हेयर, वीव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस एंड क्लोज योर आइज विद हॉली ड्रेड, फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज। अब कहते हैं उसकी चमकदार आंखें, उसके बहते हुए लहराते हुए बाल, वीव, ऐसा लगता है कि वी वर सर्कल राउंड हिम थ्राइस, ऐसा लगता है कि उन्होंने एक आर्च पेर जो है 3 बार उन्होंने एक सर्कल बनाया हुआ, एंड क्लोज यूर आइज़ विद हॉली ड्रेड, और आप अपनी आंखें बंद करें उस डर से, यानी किस डर से, ये मैं आगे समझाता हूँ। फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड, और उसने वो जो शहद है उसको खाया और पिया किसको, एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज। दरअसल कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये हिज से जो लाइनें हैं ये क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है मे बी कि ये वो कुबलाई ख़ान के बारे में कह रहे हैं कि उसकी चमकती हुई आँखें, उसके बहते हुए बाल, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, दरअसल ये एक ऐसा डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर रहे हैं कुबलाई ख़ान का, क्योंकि कुबलाई ख़ान में जो है वो एक गॉडली पावर्स थी, ठीक है। तो ये दरअसल ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने जब हनी ड्यू पिया और मिल्क ऑफ पैराडाइस, यानी हनी ड्यू खाया और मिल्क ऑफ पैराडाइस, उन्होंने वो दूध पिया, तो उनमें गॉडली पावर्स आ गई थी, और जब उन पावर्स को लोग देखते तो वो आंखें अपनी बंद कर लेते, ठीक है, उस डर से, क्योंकि वो गॉडली पावर्स जो पोजेस्ड करता है कुबलाई ख़ान, जो कुबलाई ख़ान के पास हैं। और इस मिस्टीरियस नोट से ही और इस लाइन से ही वो पोइम को ख़त्म कर लेते हैं। तो ये पोइम दरअसल इनकम्प्लीट है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोइम समझ आई होगी, और आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह और
वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।